स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी और अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक्सिस बैंक इनका एनालिस्ट डे था, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस इस काउंटर को लेकर काफ़ी बुलिश है। नमूरा यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 850 से बढ़ा के 900 का कर दिया है। इनका कहना है कि अगले 2 साल में इस काउंटर में आपको एक री रेटिंग देखने मिल सकती है। एसेट क्वालिटी बॉटमिंग आउट हो रही है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो इस कंपनी का वो आगे जाके और भी बेहतर होगा। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। CLA से भी खरीदारी की सलाह दे रहा है, 840 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि अर्निंग्स में एक आपको रिकवरी देखने मिलेगी FY20 से और काफ़ी बुलिश है इस काउंटर पे। डॉयचे बैंक भी खरीदारी की सलाह दे रहा है और 875 के प्राइस टारगेट दे रहा है। तो ये एनालिस्ट डे के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस इस काउंटर पे बुलिश है और प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। डायरेक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि आशीष चतुर्मोता जी का ये आज का पिक भी है और कल मैं इसमें देख रहा था करीब 200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग मार्क हुई है। और कल हमारा चौकीदार स्टॉक था, ये आपको याद है? आपका था। तो चौकीदार स्टॉक का दर्जा हमने इसको दिया था। बंधन स्टॉक, सारा स्टॉक, रक्षाबंधन स्टॉक तो था ही। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आशीष जी, कितना भागेगा ये स्टॉक आपके लिहाज से? गुड मॉर्निंग हेमंत। सो बिल्कुल देखिए, वैसे तो इस स्टॉक को बहुत बार हमने कवर किया है, पर आज इसको वापस इसलिए कवर करने का एक रीज़न ये था कि पिछले करीब 5-6 हफ्तों से कंसोलिडेशन की रेंज ऑल टाइम हाई पे बनी हुई थी और प्राइस तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर एक बड़ा अपमूव अभी तक आया नहीं था। सही है। और क्योंकि आप जिस तरह के डिलीवरी वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इसको 790-800 तक के एकदम शॉर्ट टर्म में ला सकता है। और मार्च एक्सपायरी में ही मुझे लगता है शायद 790-800 के अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 780 की एक कॉल रिकमेंड किया आज, जो कि 6.5 रुपये के आसपास है। इसमें 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इस कॉल ऑप्शन में पोटेंशियल है, मौजूदा इस तरह से डबल होने का ये पोटेंशियल रखती है। 12 से 13 रुपए तक 780 की ये कॉल जा सकती है। जहां तक के स्टॉक के प्राइस का लेवल है 800 इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है, बट जिस तरह का ये पैटर्न है उसमें मुझे लगता है ये स्टॉक इवेंचुअली 4 डिजिट को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। सेम टू सेम 4 डिजिट का मेरा भी टारगेट था कल। मैं बताऊं, मेरी और दीवान साहब ने भी बोलिए मेरी तो किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि नई मैनेजमेंट किसी और लक्ष्य के लिए ले आ रही है इसको, वो 4 डिजिट से ऊपर का भी है। तो पहले 4 डिजिट आएगा, फिर उसके ऊपर 4 डिजिट में ही थोड़ा सा और ऊपर का टारगेट है ना। दीजिए ना, घुमा के क्या 1200-1300 रुपए की बात। 1200-1300 रुपए। सर आपका टारगेट बताइए। हाँ, नहीं, पहले तो हमने 850 होगा, तो पहले आपका 999 का टारगेट और है। हाँ, फिर वो 1000 वाला टारगेट है। और इसमें अब इनके पास जो ग्रोथ की रफ्तार आएगी अप्रैल से, क्योंकि जो किचन सिंक की क्लीनिंग हुआ है वो ऐसी होगी कि आपने जो जितने भी एनालिस्ट एस्टिमेट्स हैं वो सारे सरप्राइज हो सकते हैं। मतलब इस टाइप की ग्रोथ की उम्मीद है और मार्केट भी कॉर्पोरेट बैंक्स को फेवर कर ही रहा है। अब ICICI और इनको सभी को देखें ऑल टाइम हाई पे तो है ही है। तो पर ये एग्जाम केस स्टडी बननी चाहिए। वरुण का हो जाए, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जब चीजें नरम होती हैं, सही है सर, तब अच्छी क्यों नहीं लगती लोगों को और क्यों नहीं लेते, उस वजह से लोग पैसा नहीं कमाते। चीजें तो सबके नजर के सामने ही रही। नरम चीज ही गर्म पड़ती है, तो उस पर फोकस करना चाहिए जब वो नरम हो। लेकिन बाकी क्या क्या अगर आप देखें गर्म है, उससे बात करते हैं। वरुण से बताइए। वरुण, देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे HSBC की एक रिपोर्ट है। इनका कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस का कारोबार है उसमें एक अच्छी ग्रोथ, अच्छा पिकअप देखने मिला है, जिसका फायदा उज्जीवन और इक्विटास को मिलेगा। इक्विटास पे खरीदारी की सलाह 160 के प्राइस टारगेट है और उज्जीवन पे होल्ड का कॉल है 365 का प्राइस टारगेट है। अब आते हैं L&T और माइंडट्री पे। कल जो डील हुई, इनफैक्ट L&T जो खरीदने वाला है माइंडट्री को, उसके बाद अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। नमूरा L&T पे खरीदारी की सलाह दे रहा है और 1670 रुपये के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि माइंडट्री का एक्विजिशन जो है वो इस कंपनी के लिए एक वैल्यू एडिशन होगा। हालांकि EPS और ROE जो है वो FY21 से बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्लाइंट और मैनेजमेंट में अगर एट्रिशन, यानी कि वहाँ कमी देखने मिलती है या फिर वहाँ छटनी होती है या कोई छोड़ के जाता है, तो इसका कोई बड़ा इंपैक्ट L&T पे नहीं होगा या फिर इस मर्जर पे नहीं होने वाला है। वहीं ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि L&T FY20 या 21 में एक स्पेशल डिविडेंड भी दे, तो इस पे नज़र रखें। वही मैक्वेरी भी L&T पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है। प्राइस टारगेट 1949 का है। इनका कहना है कि L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का जो मर्जर है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं और आगे जाके जो एक्विजिशन है वो कंपनी के अर्निंग्स पे ऐड करते हुए दिखाई देगा। लेकिन माइंडट्री पे मैक्वेरी का कहना है, न्यूट्रल का कॉल है 910 रुपये के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि जो बोर्ड रूम बैटल अब होगा उसका इंपैक्ट आपको माइंडट्री के ऑपरेशंस पे देखने मिल सकता है। हालांकि अभी भी न्यूट्रल का कॉल 910 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। अब आते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स पे।
CLSA खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1600 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स अब आने वाले हैं जैसे कि IPL हो या फिर वर्ल्ड कप हो, इसके पहले इनके चैनल चेक्स ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जुबिलेंट ने 10 नए पिज़्ज़ा के वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया है और अपना जो डिलीवरी टाइम है उसको कम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक 30 मिनट था, उसको कम करके काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज जो है वो 20 मिनट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्वेरी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है और 1780 के प्राइस टारगेट जुबिलेंट फूडवर्क्स पे दिए गए हैं। HCL टेक मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 1300 रुपये के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि जो डील मोमेंटम है इस काउंटर पे, इस कंपनी में, वो काफ़ी बेहतर है जो कि आगे के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और TCS के अलावा ये जो काउंटर है HCL टेक IT इंडस्ट्री में इनका टॉप पिक बना हुआ है। मिंडा इंडस्ट्रीज पे नमूरा ने कवरेज शुरू किया है और 490 के प्राइस टारगेट दिए हैं। 2 सेक्टर्स पे रिपोर्ट आई है, एक तो मैक्वेरी रियल एस्टेट सेक्टर पे रिपोर्ट दे रहा है। इनका कहना है कि GST और रेरा का जो फायदा है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को मिल सकता है। 2 टॉप पिक्स है इनकी, एक तो प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ ये खरीदारी की सलाह दे रहा है। आउट परफॉर्मर का रेटिंग है 355 के प्राइस टारगेट। फिनिक्स मिल पे आउट परफॉर्मर की रेटिंग और 700 रुपये के प्राइस टारगेट। आखिरी रिपोर्ट है ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे, यहाँ HDFC सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो मार्केट शेयर गेन है वो अब डिस्काउंट ब्रोकर्स के चलते जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है या फिर जो बाकी प्लेयर्स है उनको थोड़ा कम देखने मिलेगा। वहाँ से मार्केट शेयर जो है वो हटता हुआ नजर आ रहा है इनको। और जो कैश डिलीवरी का बिजनेस है उसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी कि काफ़ी बढ़ते जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल पे न्यूट्रल का कॉल 611 के प्राइस टारगेट। ICICI सिक्योरिटीज़ पे भी न्यूट्रल का कॉल 298 रुपीज़ के प्राइस टारगेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तमाम, अगर आप देखें पहले भी बात किया आपने, ब्रोकिंग कारोबार वाली कंपनियों पे हाउस व्यू दिया, साथ ही साथ रियल एस्टेट पे, जुबिलेंट फूड्स पे। लेकिन माइंडट्री से मैं शुरुआत करना चाहूँगा प्रकाश जी। अल्टीमेटली अभी LNT की झोली में तो गिरेगी, ठीक है ना, बात होता है। कल मैं इनफैक्ट इनके जो फाउंडर थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन भी रहा था, उनके उसके प्लान नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो दयनीय बातें थी अगर आप देखें कि भाई आप हमको टारगेट क्यों कर रहे हैं, आप जाइए कुछ और बिजनेस करिए, कुछ और नई अपॉर्चुनिटी तलाशिए। अच्छा, उनके पास बुक्स में कैश कितना है? मेरे ख्याल से 160 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ रुपए के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो यानी आप मान के चलिए कि LNT की झोली में है अभी। यहाँ से आगे क्या है इसमें अब? क्योंकि अब जो सबसे बड़ी बात यह है ना, उन्होंने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करा कि टॉप मैनेजमेंट निकल जाएगी, कर्मचारी इस्तीफा दे देंगे, ये सब चीज़ें कैसे दिखते हैं आप एग्जैक्टली, और आपके प्राइस टारगेट्स क्या होंगे इस पर? देखिए, ये एक पहला रिएक्शन था जब किसी को समझ आई कि हमारी कंपनी कोई खरीद रहा है। तो एक हमेशा वो रहता है कंट्रोल का, जहाँ तक सवाल है कि हम लोग ने बनाई है, इसको नर्चर किया, 20 साल से डेवलप किया। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जिस शख्स ने पैसे लगाए, जो सबसे पहले, वो तो बेच रहे हैं, वो तो निकल रहे हैं। ये तो आप जो चला रहे हैं वो लोग हैं। अब उनको तो इतना समय था अब या तो अपनी पोजीशन बढ़ाने का, और सबकी जो ESOPs और ये सब है वो कैसे छोड़ेंगे? वो आप अगर उसको निकल जाते हैं तो कोई उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप कमा के निकल रहे हो, अगर जल्दबाजी में निकलते हो तो। मुझे लगता है कि रिएक्शन जैसे जैसे थोड़ा सा थमेगा, स्टेबल होगा। एक तो माइंडट्री का इस 980 पे शायद ये सारा ट्रांजैक्शन हो ना पाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हाँ स्वीटनर आएगा। क्योंकि जो बाकी के 13% जो मालिकी वाले जो प्रमोटर्स हैं उनके 13 है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 30% होल्ड करते हैं। उसमें कुछ है जो बड़े बड़े पीस 10% वाले भी, नालंदा जैसे हैं, वो क्यों इतने सस्ते में देंगे? जब 1100 का भाव था माइंडट्री का, और कंपनी अच्छी है, कोई लेने वाला दावेदार जो है वो चाहता है कि ले, तो आई थिंक देयर इज नो रीजन व्हाई इट कैन बी सोल्ड। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाव इसका ऊपर आने की गुंजाइश रहेगी, जब तक कि ये अटकलें लगती रहेंगी कि बाईबैक सारा कितने % पे होता है, जो पूरा इनको जो बाईबैक करना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट इज अंडर वे, मतलब इसमें समय लग जाएगा। ये कोई इमीडिएट बेसिस पे कुछ आपको इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। बट प्रमोटर्स निकल जाएंगे, और वो तो हर IT कंपनी में ऐसा बहुत बार होता है। टैलेंट को रिटेन करने का LNT के पास भी कोई ना कोई तरकीब रहेगी, कोई बिजनेस साइनर्जी ढूंढने की होगी। तो वो तो बाद की बात है, पहले तो ये ट्रांजैक्शन कॉन्ज्यूमेट हो, यानी मतलब अमल में तो आए, उसके बाद का इफेक्ट तो बाद की बात है। बट आई थिंक पहले उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वही है। LNT के लिए कैसे देखते हैं? कल LNT भी गिरा और 2 दिन से गिर रहा है। हाँ, LNT का इसका रीजन ये है कि इन्होंने अब ये जो कैश डिप्लॉय करने का निर्णय लिया, तो वो जो बाईबैक आना था जो मार्च के बाद, वो एक बड़ा एक क्लियर वो आपको इंडिकेशन मिल गया कि अब तो पैसे नहीं आ रहे, मतलब एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर आपके पास। और अब ये नया कारोबार लेंगे, इसमें रिस्क जो बढ़ जाता है। और अगर
को जो माइंट्री से कमाई 460 करोड़ की लेचे प्रॉफिट की कमाई आएगी और इनकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कहीं अगर बढ़ गई इससे तो ये ईपीएस एक्रेटिव ना होकर डाइल्यूटिव हो जाता है कि ईपीएस पे मार थोड़ा सा पड़ता है। तो उस लिहाज से एलएनटी होगा। और एक और चीज देखिए, एलएनटी लोगों ने लेकर किस लिए रखा है, मतलब कि ये कैपिटल गुड्स सेक्टर की क्षेत्र की लीडिंग कंपनी है। अब वो जा रही है अपने आप को सर्विसेज कंपनी बनती जा रही है, 2 ऑलरेडी थी, तीसरी आप ले रहे हो। तो आपका हुलिया बदल रहा है, आपका सारा जो डीएनए है वो चेंज हो रहा है। बाजार किस लिहाज से दिख रहा है कि आपने कैश को सही जगह डिप्लॉय नहीं किया। तो जो कैश एलोकेशन है, आपका कैपिटल एलोकेशन कॉल्स जब लेते हैं, देखिए एलएनटी ने कुछ चीजें की हैं, जैसे आईटी में भी, फाइनेंस में भी थोड़े लेट पड़े थे ये लोग। एलएनटी एफएच जब इन्होंने बनाया तभी काफी लेट हो चुके थे, जो पहला रन था वो मिस हुआ। अब ये आईटी में आए, आईटी लिस्ट होने में इतना समय लगा इनको, इन्फोटेक को लिस्ट होने में कितना समय लगा, बिजनेस तो बहुत टाइम से है। सो पॉइंट इज कि ये सब चीजें देखते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है लोग इससे मायूस होंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा जान फूकने वाली चीज एलएनटी में अभी नहीं दिख रही। सही कह रहे हैं आप तो दूर रहिए अभी थोड़ा इस पूरे मामले को सेटल होने दीजिए। आशीष जी, आपने कहा एक्सिस बैंक आपको पसंद है, दूसरा कॉल क्या है आपका, ये बताइए। हेमंत, दूसरा मुझे बीईएल पसंद है, इसको भी हम काफी समय से हर हफ्ते एक बार देते हैं। बिल्कुल, और हर हफ्ते पैसा बना के हर हफ्ते चलता भी है। सही है, मुझे लगता है कि ट्रेंड बहुत प्रॉमिसिंग बन रहा है। ट्रिपल बॉटम का इसका फॉर्मेशन था, कल एक ब्रेकआउट 96 के ऊपर नया निकला है और मुझे मेरे हिसाब से 95 की ये जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी उसको लेना चाहिए। 3 रुपये 50 पैसे के आसपास है, इसको इस पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 2 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है ये कॉल ऑप्शन 7 रुपए तक यानी यहाँ से डबल होने का एक पोटेंशियल रखती है। और एक स्टॉक जो आज वागले जी ने कवर किया और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है वो है आईटीसी। कल इसके अंदर एक बहुत अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। स्टॉक में करीब 4.5-5% का वेट निफ्टी इंडेक्स के अंदर में, और अभी तक के एफएमसीजी पूरे स्पेस को इसने बहुत सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया। बट लास्ट 2-3 दिनों में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन इसमें हुआ है और वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट 300 रुपए के ऊपर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 320 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 300 रुपए की कॉल में पोजीशन बनानी चाहिए जो 4 रुपए 70 पैसे के आसपास है। 2 रुपए 30 पैसे का नीचे स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिनों में 10 रुपए तक के टारगेट्स 300 रुपए की एट द मनी कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बीईएल और आईटीसी अगर आप देखें और इनफैक्ट एक्सिस बैंक के 3 स्टॉक्स जो है वो आशीष के डार पे हैं। आते हैं जुबिलेंट फूड्स पे, आउट परफॉर्मर कॉल, टारगेट 1780। कल जुबिलेंट फूड्स का चार्ट लेके आइए प्लीज एक बार। कल चला, हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था उसके बाद, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि ये स्टॉक 6 महीने के हाइस को क्रॉस कर रहा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके जो इसका बेयर फेस था ना उस क्लस्टर से ऊपर निकल के आने की तैयारी कर रहा था। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार कैंडलस्टिक्स का चार्ट लेके आइए। अच्छा, अब 20 मिनट के अंदर आपके घर पिज़्ज़ा आ जाएगा अगर आप ऑर्डर देते हैं तो। पसंद करेंगे अब आप? वागले साहब तो 2-3 दिन से कह रहे हैं, कल का उनका पिक था। नहीं अब यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अब और पसंद करेंगे आप 20 मिनट के अंदर? टाइम वाइज वो कह रहे हैं अब आप पिज्जा पसंद करेंगे, शेयर तो आपको पसंद था। पसंद ही है। नहीं, 20 मिनट के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी 30 मिनट 40 मिनट में वैसे भी आता था। 30 मिनट के बाद फ्री होता है ना, ऐसा है ना कुछ? वो तो उसमें था, हेरा फेरी पिक्चर थी ना, तो वो परेश रावल छुप जाते हैं। उन्होंने बोला कि पिज़्ज़ा आया कि नहीं, कि मैं छुपा हुआ, जब तक फ्री हो जाएगा तब तक बाहर निकल के नहीं आऊँगा। नहीं, वागले साहब को फर्क नहीं पड़ता, एक ड्रिंक जब तक पीते तो 20 मिनट। मैं आने वाला था सर, मैं इतना टेंशन क्यों लेना है? वागले साहब तो कह रहे हैं जितना लेट आए उतना अच्छा। ड्रिंक और पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं समझ में आया वैसे। लेकिन याद करिए दीवान साहब, जिस दिन हॉन्ग्स किचन की बात आई थी और हम ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि कंपनी प्रयोग कर रही है, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते का इसका चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा, वहां से दरअसल इसमें रैली देखने को मिल रही है। तो मुश्किल के समय में जब कंफ्यूजन हो तब शेयर खरीदो तो क्या पैसा बनता है। तो प्रमोटर का ब्लॉक भी था जो 4% डिस्काउंट पे 1275 के आसपास। एग्जैक्टली, वो 1275 था लेकिन वो 1300 के आसपास ही निपट गया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया। मुझे याद है हर्षदा आगे भी तब ये कर रही थी कि ये नया अब ये हॉन्ग्स किचन शुरू होगा तो ये इसको should give them a chance, a fair chance, क्योंकि अभी नया है, आपको उसका कोई इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ा है, बट ये इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर के स्तर पे आने लगेगी जैसे जैसे लोग थोड़े से उसको ओवर स्ट्रेच जोन में देखेंगे। बट अभी मोमेंटम जो है और जो प्राइस, इन्होंने बांग्लादेश में भी बाय द वे आउटलेट खोल दिया है। अब ये एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट है। बांग्लादेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट्स, भारत का डुप्लीकेट है। जो बहुत पैसा वहां पे बन रहा है, मतलब जो जिस टाइप का ग्रोथ रिटेल में हो रहा है, तो इट्स अ न्यू फ्रंटियर। तो वो ये सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, आप अपने आप को डी रिस्क करने लगते हैं। और ये 20 मिनट का कमिटमेंट इसलिए आया है, दैट मींस आपका एग्जिस्टिंग बेस बढ़ा है।
आपके जो स्टोर्स की संख्या बढ़ गई, इसलिए तो आप 20 मिनट का कमिटमेंट कर रहे हैं। 20 मिनट का कमिटमेंट कम्पीट कर रहे हैं जो बाकी के जो डिलीवरी उनके साथ, उनसे मार इनको बहुत Uber Eats और ये सब को वो मारना चाहते हैं, स्विगी को। एग्जैक्टली, इनका तो कैप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनका तो कैप्टिव है, और ये इनकी जो मैपिंग होती है हर आउटलेट के आसपास वो बहुत ही गजब की होती है। वो ग्लोबली दे आर नोन एज बेस्ट। और येस्टरडे बाय द वे यूएस में भी डोमिनोज पिज्जा was one of the top gainers। तो वहाँ पे भी मतलब चल रहा है बोल रहा है, नॉट दैट उसका इसका कोई कनेक्शन है, मैं बता रहा हूँ कि एज अ सेगमेंट ये अभी भी इसमें बहुत जान है। आगे साहब टारगेट बताइए, क्योंकि CLS से जैसा ब्रोकरेज हाउस अगर जुबलेंट फूड वर्क्स पे राय दे और अगले दिन कल छुट्टी हो और होली का माहौल हो तो फिर पहले तो मैं ये कह दूं कि आपको याद होगा कि पिछले 3-4 हफ्तों में हमने 2-3 बार बात की और मैंने कहा था कि 1350 1280 ये रेंज है। सही है। जब तक वो निकलता नहीं है मुझे वन वे मुंह दिखती नहीं है। 1350 परसों निकला, कल हालांकि ऊपर गया और फिर सस्टेन नहीं हुआ, वो बात अलग है, बट उसमें वो वीकनेस नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग है। एग्जैक्टली। और आपने जो 1650 1700 जो भी 1780 सर मेरा इमीडिएट टारगेट, इमीडिएट मतलब ऑब्वियसली 1 से 2 महीने का पोजिशनल टारगेट 1530 से 1550 होगा। वहां पे देखते हुए कैसे बिहेव करता है, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। चलिए, तो ध्यान रखिए इस स्टॉक में 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग की बात अब नजर आ सकती है। आशीष जी, आप कुछ ऐड करना चाहते थे, बताइए। आप डिलीवरी की बात कर रहे थे, तो जैसे जुबलेंट फूड तो डेफिनेटली बहुत एक अच्छा काउंटर नजर आ रहा है, बट एक स्टॉक जिसको हम बहुत समय से रिकमेंड कर रहे हैं वो है इन्फो एज। करीब 1400 पे से हम इस पर बात कर रहे हैं और मुझे लगता है इस स्टॉक में भी जोमेटो का स्टेक है और वहां पर पे बहुत बड़ा एक री रेटिंग हमें देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक का पैटर्न बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 2200 रुपए तक के स्तर इस स्टॉक में बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। हर लेवल पे कंसोलिडेट होता है, एक अपटिक करता है, फिर 4-5 दिन कंसोलिडेट होता है और फिर एक अपमूव देता है। इससे अच्छा साइन एक लॉन्ग ट्रेंड के अंदर में नजर नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से यहां से भी कम से कम 15% की तेजी और अभी इन्फो एज में देखने को मिल सकती है। नया बेस स्टॉक ने 1780 के आसपास बनाया है, तो वो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए इस स्टॉक में लॉन्ग पोजिशन मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, मैं कल प्रकाश जी इनफैक्ट जो रियल एस्टेट की बात हो रही थी ना, DLF की बात हुई अभी कुछ देर पहले, मैक्वेरी की रियल एस्टेट पर रिपोर्ट थी, उसमें प्रेस्टीज स्टेट्स और फोनिक्स मिल्स को अगर आप देखिए एडवांटेज दिया गया था। मैं कल सारे रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़ी सारी कंपनियों की डिलीवरी रिपोर्ट देखा था। एक स्टॉक है इनफैक्ट है जिसमें 51% डिलीवरी मार्क हुई है। मेरा सेंचुरी प्लाई लेके आएंगे एक बार एग्जैक्टली। मैं सारे के सारे स्टॉक्स को देख रहा था, कल ये 200 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ है ना, और 51% डिलीवरी उठी है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रहा था। चार्ट लेके आएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार, एग्जैक्टली इस स्पेस को, इन स्टॉक्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? नो, आई एग्री है। जैसे वरुण ने जो बताया प्रेस्टीज एस्टेट की बात है, प्रेस्टीज अगर आप देखें पिछले 1.5 महीने में जिस हिसाब से चल चुका है, तो ये री रेटिंग तो ऑलरेडी स्मार्ट मनी इसके पीछे लग चुका था। DLF देखें या प्रेस्टीज देखें, आप प्रेस्टीज का 1 महीने का अगर सिर्फ चार्ट देखें, क्योंकि मुझे याद है लेवल जब मैंने इसको पहली बार स्पॉट किया था रिवाइवल के चक्कर में, और उसके बाद आप ब्रिगेड देखें, ये शोभा देखें, हर चीज में ये हुआ। तो ये अगर एक महीने में 15-20% रिटर्न दे चुके हैं, तो अब इनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं अगर रियल एस्टेट प्ले करूं तो इट विल बी थ्रू अ वेरी सिस्टमैटिक लिस्टिंग, मतलब जो कैपिटल गुड साइड में करूंगा। सीमेंट एक इनपुट साइड में हो गया, और दूसरा जो है वो मैंने बताया था कमिंस, पिछले हफ्ते भी एक बार जिक्र किया था कि कमिंस को अगर आप देखेंगे तो वो 700 के नीचे गया था पिछली सीरीज में, और उसका एक्चुअल हाई जो है, जो रिसेंट हाई है, वो तो 830 840 की जोन था। वहां से नीचे आने के बाद ही वापस रिकवर होना शुरू हुआ है, और इसमें जो ग्रेजुअल बिल्डअप हो रहा है, ये सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से अच्छे नंबर्स आए थे पिछली तिमाही में। अब डोमेस्टिक वाला भी इसको सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी मल्टीप्लेक्स में जाइए, आप कोई मॉल में जाइए, आप हाई राइज कमर्शियल स्पेस में जाइए, वहाँ जनरेटर का यूज तो रहता ही रहता है, और खास करके जब रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा होता है। तो इनकी जो मोनोपोली ऑलमोस्ट है इस सेगमेंट में, इसका आपको अब रूपांतर दिखना शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो आई थिंक इसको बिकॉज थोड़ा सा आपको रियल एस्टेट प्ले करने के लिए लॉन्ग टर्म प्ले चाहिए कोई, या तो आप इनपुट साइड में रहिए, टाइल्स, पेंट, प्लाई जैसे आपने कहा, या आप इस टाइप के इनडायरेक्ट प्ले को रखिए। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया आपको रियल एस्टेट का वो देगा सपोर्ट। अच्छा, DLF के लिए भी एक खबर आई है कि जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने हाइंस से कंपनी है उसके साथ, और गुरुग्राम में करीब 2.9 MSF का एरिया ये लोग डेवलप करने वाले हैं। 1900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है टोटल, और जिसमें DLF 67% हिस्सेदारी ओन करेगा, हाइंस का 33% हिस्सा होगा। अब
हाइंस करीब 500 करोड़ रुपए पहले ट्रांच में इसमें निवेश करने वाला है। एक बढ़िया रैली देखने को मिली इस स्टॉक में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले और उसके बाद यहाँ पर कल के दिन देखिए प्रॉफिट बुकिंग बनी। इस डेवलपमेंट को किस तरह से रीड करते हैं? ये पॉजिटिव है और मुझे याद है नीरज भी इसका जिक्र कर रहे थे अपने स्टॉक्स में। तो वो इम्पोर्टेंट है कि अब ये इंडिकेट क्या करता है हेमंत कि पैसा आना शुरू हुआ है, रियल एस्टेट में पैसा लगना शुरू हुआ है और लोगों में कॉन्फिडेंस वापस आया और ये चेंज हुआ है रेरा की वजह से। जो रेरा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट स्मूथ एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन। जब आया था काफी एग्जैक्टली। अब कंज्यूमर जब तक नहीं आएंगे तो आपकी बिक्री कहां से होनी है? तो इन्वेंट्री जो लोगों के पास अटकी हुई थी और आज जीएसटी काउंसिल ने भी आपको फ्रीडम दे दिया कि आप पुराने प्रोजेक्ट्स पे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आप पुराना रेट या नया जिस टाइप का लेना चाहे ले, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंसिंग उन्होंने करा है। सो ये क्लैरिटी इतनी जल्दी आनी और ये करना ये आई थिंक बहुत बढ़िया। फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में डीएलएफ की ऐड आना शुरू हुई है बहुत सालों बाद। डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स की ऐड आना शुरू हुई है बहुत सालों बाद फ्रंट पेज पे। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि फाइनली माल बिकना शुरू हुआ है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिमांड जिसको ये केटर कर पाएंगे। तो इस वजह से इस सेक्टर में भी आप बन रही। अच्छा, जब ये पूरी रियल एस्टेट की बात हुई है तो अब सीमेंट को भी जोड़ लेते हैं क्योंकि सीमेंट का आपने नाम लिया। यहाँ पर सिटी ने अल्ट्राटेक सीमेंट पे एक व्यू दिया है विद द प्राइस टारगेट ऑफ 4450, 4450 का टारगेट दिया है। और उन्होंने इस रिपोर्ट में जिक्र क्या किया है, वो कहा है कि इम्प्रूविंग डिमांड, राइजिंग प्राइसेस एंड फॉलिंग कॉस्ट्स, इन तीन अगर आप देखें मुद्दों को उन्होंने अहम माना है और लगभग 4450 का। पहले तो एक चार्ट चेक लेता हूँ आशीष, अल्ट्राटेक सीमेंट आई मीन है क्या यहाँ पे। एक तो ये स्विंग प्रोवाइड करता है, आप देखिए ना इसमें 4600 से 3200 तक का स्विंग रहा था सितंबर में, उसके बाद 3300 से 4200 तक का स्विंग, यानी स्विंग देने में ये परफेक्ट स्टॉक है। आपकी अप्रोच क्या होगी? 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है अभी ये। बिल्कुल पॉजिटिव व्यू रहेगा। सबसे पहले तो कि इसने भी कुछ दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था जो कि मार्च के ही महीने में था। वहाँ से इस स्टॉक ने मूव दिया 3900 से ऑलमोस्ट 4150 तक का और वापस से एक डिप आई लास्ट 4-5 दिनों में जिसने इसने वापस से 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वहीं से रिकवरी शुरू की। तो मेरे हिसाब से बहुत एक क्लियर ट्रेंड बना रहा है। नीचे में अब मेरे हिसाब से 3900 एक बहुत अहम सपोर्ट इस स्टॉक के लिए बन चुका है और ऊपर में मेरा मानना है 4150 जो रिसेंट हाइज थे वो ये स्टॉक क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से 200 रुपए तक का एक अपमूव आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इस पर रखिएगा नज़र। कल एक बार डायरेक्टर साहब रुपए का चार्ट दिखाइए। कल रुपए ने जिस तरह से अपनी चाल बदली और जो कमज़ोरी देखने को मिली, खुला मजबूती के साथ, उसके बाद दिन के निचले स्तर के आसपास इसने अपनी समाप्ति दे दी। ये इसकी वजह क्या लग रही है दीवान साहब? और क्या कच्चे तेल को देखकर घबराया या आरबीआई का इंटरवेंशन था? क्या चर्चा सुनी आपने? हाँ, मतलब आरबीआई का वो है कि इतनी सॉफ्टनेस कैसे आप बहुत जल्दी हुआ। जो गिरावट डॉलर में आई रुपए के सामने, रुपए की जो तेजी थी वो ऑफ कोर्स इनफ्लोज की वजह से थी। जो इनफ्लोज आ रहे थे उसमें आप रोक नहीं सकते, रुपया तो मजबूत होना। तो क्या आईटी शेयरों में कल का मोमेंटम आज कंटिन्यू रहेगा? आईटी इंडेक्स दिखाइए डायरेक्टर साहब अब आज, और आईटी स्टॉक्स में कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो वो बताइए। नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिस्टिकली अगर अभी देखें तो अपने लॉन्ग टर्म में तो ऑफकोर्स जो HCL टेक मैंने बोला था कि HCL टेक इज अ वेरी डिसेंट बाय, और खास करके जब गिरावट में मिल रहा था वो IBM के एक्विजिशन के टाइम मेरा उस पर तो होल्ड अभी भी है। बट ये अपॉर्चुनिस्टिकली मुझे लगता है माइंडट्री विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रेडिंग बम्प। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक मजेदार चीज बन सकती है माइंडट्री, इसलिए क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग भी है बायबैक पर। बायबैक मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स अलाउ नहीं होगा अगर ओपन ऑफर आ जाता है तो ये दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती, नहीं होती। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं माइंडट्री पसंद है। ऑलराइट, चलिए तो माइंडट्री पर रखिएगा नज़र। बागले साहब, जो मोमेंटम देखने को मिला आईटी कंपनियों में कल के सत्र में, TCS लाइए, इन्फी लाइए और बाकी जो फ्रंटलाइन कंपनियां हैं, डॉक्टर साहब दिखाइएगा सारे चार्ट्स, आपको क्या पसंद आता है? हेमंत, कल के जो लास्ट 1-1.5 घंटे में जो मोमेंटम आया, मुझे HCL टेक फॉलोड बाय इन्फोसिस इन्फी, ये दो स्टॉक्स मुझे एक शॉर्ट टर्म 3-4% अपसाइड HCL टेक में मुझे लगता है 1065 1070 तक है, अगले कुछ दिनों में जा सकता है। 1035 का क्लोज है, तो एक 10 रुपए की रिस्क और एक 25 रुपए की का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप। 400 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग, आशीष जी
इन्फोसिस में कल के सत्र में बनी है, तो FIIs ने हो सकता है ये शेयर खरीदने की 400 करोड़ बड़ी है। एक्सिस बैंक में 200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग और इन्फोसिस में 400 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग। ये बताइए आपको कौन सा IT स्टॉक पसंद है विद इन दिस सेक्टर? नहीं, अगर से लॉन्ग पोजीशन तो डेफिनेटली इन्फोसिस के अंदर ही सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, और अगर से IT में कहीं पे बेट लेना हो तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस इस समय इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अपने जो वीकली 20 डे मूविंग एवरेज है उसको भी सपोर्ट किया है, और ओपन इंटरेस्ट के भी लिहाज से हमने देखा है कि जब प्राइस गिर रहा था तब काफ़ी हम देख रहे थे कि उस समय लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा था, ना कि कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशन बन रही थी। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा बेस इसने 700 रुपये पे बना लिया है, और धीरे धीरे ही सही पर ये इवेंचुअली 760 के लेवल्स को टेस्ट करने की और क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस पर रहेगी नज़र, और रहेगी नज़र रिलायंस पर भी, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से चलता है तो सबको पीछे छोड़ देता है। एक चीज़ बात है कि रिलायंस, एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक, इस पर भूल के भी कोई नेगेटिव व्यू मत बनाइएगा। देखिए अब 1400 की बात जो हम लोग कर रहे थे उसके करीब वागले साहब ये पहुंचने लगा। चलिए इस पर भी विस्तार से आगे वागले साहब से बात करेंगे और अपने बाकी एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले तो बताइए जैकपॉट आइडिया है कि नहीं है? नहीं, सैडली कल शाम को बहुत देर से पहुंचा घर, तो हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, बताइए फ्राइडे को तो आप देंगे ना? होपफुली yes. अच्छा चलिए, तो मैं तो देखिए दर्शकों की तरफ से ये निवेदन आपसे कर रहा हूँ। बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर है? आज एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखवाइए। ढेरों स्टॉक्स, और सबसे पहले तो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, जहां पे खबरें कि एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट 2.2% स्टेक आज बेचेगा ब्लॉक डील्स के जरिए, यानी कि 35 लाख शेयर्स प्रमोटर्स बेचने जा रहे हैं, और कल की क्लोजिंग से 8.5% मैक्सिमम डिस्काउंट तक ये शेयर बेचे जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखें, इससे पहले भी जुबिलेंट लाइफ के प्रमोटर्स ने फरवरी 2018 को माल बेचा था, तब भी कंसर्न्स थे स्ट्रीट में। पिछले हफ्ते जुबिलेंट फूडवर्क्स के प्रमोटर्स ने माल बेचा हुआ है, तो इसीलिए जुबिलेंट लाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट इंडस्ट्री सब आपके रडार पर रहने चाहिए। जेट एयरवेज को रडार पर रखें, और यहां पे 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एतिहाद चाहता है कि वो एग्जिट ले इस प्रपोजल से और अपना 24% स्टेक SBI को बेचने की बात कर रहा है। और पायलट ने तो वैसे ही थ्रेटन कर दिया है, 1 अप्रैल से वो लोग उड़ाएंगे नहीं जहाज, क्योंकि उनको उनकी सैलरीज नहीं मिली हैं। अब जेट के बैंकर्स रडार पे रहेंगे, SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इनकी प्राइमरली एक्सपोजर्स है। एक्सिस बैंक कल का वो आपका चौकीदार स्टॉक, और एनालिस्ट मीट थी कल, और वहां पे इंटरेस्टिंग आउटकम्स हैं। प्रॉफिटेबल ग्रोथ देख रहा है मैनेजमेंट, अगले 3 साल में ROEs 18% तक पहुंचेंगे, इंफ्रा को लेंड नहीं करेंगे, और कंपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। टाटा कम्युनिकेशन, चाइना टेलीकॉम ग्लोबल के साथ करार करा है, दोनों मिलकर चाइनीज मार्केट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज मुहैया कराने का काम करेंगे। प्रेस्टीज रियल एस्टेट, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ये सब रडार पर रहनी चाहिए। ऑफलेट तेजी आई थी, एम्बेसी पार्क ऑफिस रीट जो है वो आज बंद होने जा रहा है, उसकी सक्सेस पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा वो रियल एस्टेट कंपनीज का भविष्य जो जिनका रेंटल पोर्टफोलियो तगड़ा है। DLF वैसे ही रडार पर रहेगा, क्योंकि ग्लोबल रियल एस्टेट फर्म जो है या फिर रियल्टी इन्वेस्टमेंट फर्म जो है हाइंस, उसके साथ फिर से करार करा है। इस समय गुरुग्राम में 2.9 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलप करेंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, जिसकी सुबह से नीरज बात भी कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स के लिए इनका एक पेटेंट था, उसको मंजूरी मिल गई है। मुथूट कैपिटल सिक्योरिटाइजेशन 236 करोड़ का पूरा हुआ है। बोर्ड बैठक है, आप लोग चर्चा कर रहे थे, माइंडट्री बायबैक पे विचार करना है, थोड़ा कंफ्यूजन इस बोर्ड मीट से पहले। वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग करनी है राइट्स इशू के जरिए, उस पर आज बैठक। अदानी ट्रांसमिशन NCDs के बायबैक पे। मणप्पुरम बिजनेस प्लान जो है FY20 का वो कंसिडर करेंगे। REC FY20 की मार्केट बोरिंग प्रोग्राम पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। भारतीय इंफ्राटेल, और यहां पे खबरें हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो टावर एसेट्स अब NCLT के अंदर जब IBC में जब जाएगी बिकेंगे, तो भारतीय इंफ्राटेल ने पहले से इच्छा जता दी, और साथ साथ ब्रुकफील्ड्स भी कंटेस्ट करेगा। तलवरकर बेटर वैल्यू, और यहां पे प्रमोटर्स ने खुले बाजार से 18 मार्च को करीब 3/4% स्टेक एक्वायर करा है। और फाइनली ONGC, शनिवार को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है, और डिसइन्वेस्टमेंट गड़बड़ा गया है, तो उससे पहले इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीटिंग है, उस लिहाज से उस बैठक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। भागा भी था, देखिए अच्छी रैली देखने को मिली थी, और CNBC आवाज़ में नीरज की टीम में मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक था, और हम कह रहे थे कि बड़े डिविडेंड दे सकती है ये कंपनी। शुक्रिया आशीष आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।